students, welcome back to my channel. So our chapter is chemical kinetic of class 12th. So our next topic is pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction कौन सी reaction होती है? The reaction which are not truly of first order, जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती, लेकिन अगर हम उन पे कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसके कारण वो क्या बन जाती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है, उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखो आपके पास, आपको एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। देखो आपके पास कोई एग्जांपल दिया है, इथाइल एसीटेट है, ये क्या है आपके पास, इथाइल एसीटेट। इसमें क्या कर दो आप, वाटर की जो अमाउंट ले रहे हो वो एक्सेस में कर दो। इसमें हमने वाटर को एक्सेस कर दिया अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड आइसोलेशन लॉ। उसमें हमें क्या बताया था कि अगर किसी की अमाउंट रिएक्टेंट की एक्सेस में कर दी, जो रेट है हमारा वो किस पे डिपेंड करेगा, उस कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा जो हमारी लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसमें मान लो हमने वाटर की अमाउंट कितनी कर दी, 1000 मोल ले लिया हमने इसमें वाटर की क्वांटिटी। ठीक है, और इसमें हमने कितना लिया, 1 मोल। तो उस टाइम पे क्या होगा, वाटर ही ज्यादा प्रेजेंट है, ये तो दिखेगा भी नहीं, तो ये क्या है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस केस में जो रेट होएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो अब हमें स्यूडो, इससे स्यूडो का क्या रिलेशन है, इसमें देखो कह रहा है कि हमें देखने में तो ये क्या लग रही है, हमें बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन लग रही है, लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करती है। और देखो रेट भी वन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर आया। तो मैंने क्या बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है और मोलिकुलरिटी, हमें एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री के लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इस केस में देखो ऑर्डर तो किसके ऊपर डिपेंड है, ऑर्डर तो 1 ही आएगा। तो जो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर होगा वो क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। लेकिन मोलिकुलरिटी देखो, मोलिकुलरिटी का मतलब होता है साइमल्टेनियसली कितने मोलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। अब अगर हमने वाटर को रिमूव कर दिया अगर, तो हमारा एसिटिक एसिड या इथेनॉल जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, नहीं बनेगा। तभी बनेगा जब ये इसके साथ कुछ अमाउंट में तो कोलाइड करेगा। तो मोलिकुलरिटी इस केस में 1 नहीं है, मोलिकुलरिटी क्या है इस केस में, 2। मोलिकुलरिटी कितनी है, 2, और ऑर्डर कितना है, 1। क्योंकि अगर ये कोलाइड ही नहीं करेंगे तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल कैसे बनेगा। तो इस केस में ये एक्सेप्शनल, यही रिएक्शन को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, कि जो रिएक्शन हमें दिखने में बायोमोलिक्यूलर लगे बट एक्चुअल में वो कौन सी होती है, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होती है। और इस केस से आपको पता लग रहा है कि इस केस में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर अलग अलग है। सेकेंड एग्जांपल है इसका सुक्रोज। सुक्रोज में भी वाटर की क्वांटिटी आपने एक्सेस कर दी, सेम प्रोसीजर यही चलेगा। इससे क्या बनेगा, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। वो अलग बात है कि इसकी थोड़ा मेजरमेंट करने का तरीका अलग है, इसमें हम एंगल ऑफ रोटेशन की बात करेंगे, तो वो मैं आपको इसकी डिटेल स्टडी में बताऊंगी। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओनली सुक्रोज की कंसंट्रेशन पे, O11। ठीक है, तो इस केस में भी सेम यही है, ऑर्डर 1, मोलिकुलरिटी 2। तो इससे आपको पता लग जाता है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है और कौन से इसके एग्जाम्पल है। आगे हम इसकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। So our next example, or we can say first example of pseudo first order reaction is hydrolysis of ethyl acetate। आपको पता है इथाइल एसीटेट में हमने क्या लिया, वाटर तो जो लिया ये हमारा क्या है, एक्सेस में है। ठीक है, तो अब जो हमारा इसमें हम जो कैटलिस्ट भी लेते हैं वो भी हमारा कोई ना कोई एसिड है। और आप क्या देखते हो कि जो इससे प्रोडक्ट बना है वो भी क्या है, एसिड प्लस एल्कोहल। तो हमने क्या लिया, जब हमने इसकी अमाउंट निकालनी है कि हमारा एसिड कितना बना है, तो आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, जिसमें हम एसिड की बेस के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन टाइट्रेशन करते हैं, और उससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि कितनी अमाउंट हमारी एसिड की प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, कितना आप NaOH यूज कर रहे हो, कितने टाइम पे, उसको हमने मान लिया V0।
और वो कितने अमाउंट में। अब आपको पता है एक जो हमारा एसिड है वो कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है और एक हमारा एसिड है जो प्रोडक्ट की फॉर्म में बन रहा है। तो कितना आएगा, जो 0 टाइम पे वॉल्यूम मतलब NaOH बिल्कुल यूज नहीं हुआ, तो उस टाइम पे जो हमारा एसिड है सिर्फ वही होएगा, आपकी रिएक्शन तो होएगी ही नहीं जब तक आप NaOH यूज नहीं करोगे। तो उस टाइम पे अमाउंट ऑफ एसिड ही आएगा जो ऐसे कैटलिस्ट प्रेजेंट है। अब आप वॉल्यूम ऑफ NaOH कितनी यूज कर रहे हो एट टाइम टी पे आप कितनी यूज कर रहे हो, कितना कैटलिस्ट यूज हुआ और कितना हमारा एसिड बना, दोनों की अमाउंट आ जाएगी। तो हमने क्या निकालना है, कितना हमारा एसिड प्रोड्यूस हुआ। मान लो हमारा जो ये एसिड है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है, X प्रोड्यूस हुआ है। तो कितने टाइम कैसे पता लगेगा कि कितना हुआ है, जितना हमारा इथाइल एसीटेट यूज होएगा उसमें, तो वो कितना यूज होएगा, Vt माइनस V0। तो एक हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट ये कि कितना हमारा एसिड प्रोड्यूस हुआ है, वो वॉल्यूम Vt माइनस जो टाइम t पे वॉल्यूम थी और जो हमारी इनिशियल जब आपने NaOH की यूज नहीं की थी। नेक्स्ट है, अब हमने एक टाइम t के लिए निकाल लिया, अब हमने नेक्स्ट किसके लिए निकालना है, इन्फिनिटी टाइम के लिए। इन्फिनिटी टाइम के लिए कैसे होगा, जैसे आपने V इंफिनिटी डाल दिया, V इंफिनिटी मतलब एक वॉल्यूम आप इनफाइनाइट टाइम के लिए डिसाइड कर रहे हो, वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी मैक्सिमम बोथ यूज्ड, कि कितनी बोथ दोनों के लिए वॉल्यूम यूज हुई है। जैसे मैक्सिमम किसकी, CH3COH प्रोड्यूस, एसिड कितना प्रोड्यूस होएगा, कितना इंफिनिटी पे, जितना स्टार्टिंग में था वॉल्यूम V इंफिनिटी माइनस V0। ठीक है, ये हमारी थी मैक्सिमम एसिड की। अब हमने क्या लेना है, मैक्सिमम एसिड कितना प्रोड्यूस है, ये तो हमने वॉल्यूम की बात करी थी। अब हमारा एसिड कितना प्रोड्यूस होएगा, जितना हम स्टार्टिंग में ये ले रहे थे। अब मैक्सिमम तभी प्रोड्यूस होएगा जब हमारा रिएक्टेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रिएक्टेंट हमने स्टार्टिंग में A लिया था कि टोटल हमारी जो इथाइल एसीटेट था वो कितना था, A क्वांटिटी। तो हमने क्या ले लिया, A किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इंफिनिटी माइनस V0। तो दूसरी हमारी इक्वेशन आ गई ये। अब आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ये। तो हमने क्या निकाला, A माइनस एक्स की वैल्यू निकाली। A क्या था आपका, V इंफिनिटी माइनस V0, वो यहाँ पे रखा, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी, Vt माइनस V0। इसको सोल्व कर आपके पास आया V इंफिनिटी माइनस Vt। अब आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए फॉर्मूला लगाया। A क्या था आपकी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, A माइनस एक्स क्या थी आफ्टर टाइम t, यानी इसमें क्या ले रहे हैं हम, स्टार्टिंग में कितनी थी आपकी A की वैल्यू कितनी आई थी, V इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन A माइनस एक्स आपने यहाँ से निकाला। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस का, तो आपको ये सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन होगा, आपको इस फॉर्मूला में पुट करके सोल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मतलब होता है, केन शुगर बोलते हैं हमारे शुगर की फॉर्म है जिसको बोलते हैं सुक्रोज। अब हमारा ये सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो क्या बना आपके पास, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये क्या है, C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम है। इस टाइम पे आपने क्या लिखना है, ये डी रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये भी डी डेक्स्ट्रो है, और ये क्या है, लीवो रोटेटरी। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, एक प्लेन पोलराइज लाइट होती है, तो उसको क्या करता है, अगर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करे, ये शुगर का सोल्यूशन, अगर हमारे पास एक डिवाइस होती है पोलैरीमीटर, उससे हम एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करते हैं पोलैरीमीटर से, उस पे हम सॉल्यूशन डालते हैं। मान लो हमने सुक्रोज का सॉल्यूशन डाला और हम उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहे हैं, वो पूरा इंस्ट्रूमेंट सेटअप होता है। तो अगर वो इसको राइट की तरफ रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, डेक्स्ट्रो। अगर उसको प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे तो लेवो, और राइट की तरफ रोटेट करेंगे तो डेक्स्ट्रो। तो इस टाइम पे देखो जो हमारा सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो है, यानी कि ये राइट की तरफ रोटेट कर रहा है। जो बना ग्लूकोज ये भी डेक्स्ट्रो है, लेकिन जो फ्रक्टोज है ये लेवो है। तो इस टाइम पे फ्रक्टोज की है 92 डिग्री माइनस, और ये क्या है 52.5। तो जो इस टाइम पे जो लेवो है वो क्या पार्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेक्स्ट्रो। तो इसीलिए कंप्लीट जो हम मानते हैं प्रोडक्ट वो क्या मानते हैं हम, लेवो। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब उल्टा, कि
कि आप लेके तो डी चले थे, लेकिन आंसर में आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लेवो। तो कॉन्फ़िगरेशन डी से एल में चेंज होने पे बोलते हैं हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, अब हमने ये यहाँ तक इन्वर्जन का कंसेप्ट खत्म हुआ। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन निकालना है, जिससे क्या करोगे आप, न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। तो मैंने आपको बताया एक डिवाइस होती है, क्या होती है, पोलैरीमीटर, जिससे आप एंगल को मेजर करते हो। जैसे ये 66.5 डिग्री एंगल है, ये -92 डिग्री एंगल है। तो पोलैरीमीटर की स्टार्टिंग की रीडिंग ले ली आपने, इनिशियल रीडिंग कितनी ले ली आपने, R0, और एट टाइम t पे, यानी कि यहाँ पे टाइम 0 है, एट टाइम t पे हमने कितनी ले ली, RT, और एट टाइम इंफिनिटी पे हमने कितनी ले ली इसकी रीडिंग, R इंफिनिटी। ठीक है, तो ये 3 रीडिंग लेनी है, बस इससे ही सोल्व हो जाएगी आपकी। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम t। आपके टाइम t पे स्टार्टिंग में R0 एट कुछ टाइम t पे आपकी एंगल ऑफ रोटेशन कितनी हुई, इतनी हुई, कितनी, क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कितना हमारा सुक्रोज है जो वो हाइड्रोलाइज हुआ है, यानी कि हाइड्रोलाइज होने के बाद कितनी रोटेशन आई है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, R0 माइनस RT। तो इससे आप एक्सप्रेशन बना लोगे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 माइनस RT। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम इंफिनिटी। इंफिनिटी पे ले लो R0 माइनस R इंफिनिटी। इंफिनिटी पे आपको पता है जितना भी आप सुक्रोज ले रहे हो सारा हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ये इंफिनिटी वाली वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि कितना इनिशियल आप सुक्रोज की वैल्यू ले रहे थे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ए पे। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 माइनस R इंफिनिटी। अब निकाल लो a माइनस एक्स, ए क्या आपका R0 माइनस R इंफिनिटी, माइनस एक्स की वैल्यू R0 प्लस RT। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा, RT माइनस R इंफिनिटी। वैल्यू अब a माइनस एक्स की आ गई, a की आगे पुट कर दो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। क्या आएगा, 2.303 अपॉन t log a की वैल्यू क्या थी, R0 माइनस R इंफिनिटी, और a माइनस एक्स की क्या आई है आपके पास, RT माइनस R इंफिनिटी। तो ये पूरा आपका क्या है, a की वैल्यू इससे निकल। तो जब भी आपकी एंगल ऑफ रोटेशन की बात आएगी, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, R0 माइनस R इंफिनिटी अपॉन RT माइनस R इंफिनिटी। तो आपके पास जब भी इस तरह की एग्जांपल आएंगे, तो उसमें आप सुक्रोज यानी कि इन्वर्जन की बात की होगी, एंगल ऑफ रोटेशन की बात की होगी, तो वो क्या होएगा आपके पास, ये वाले फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको गिवन होगा।